लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करो हिंदी टीवी सीरियल चैनल को। रहने वाली महलों की। ऋषभ, हेलो। अरे हेलो गुड़िया क्या कर रहे हो? किस हेलो हेलो ऋषभ, भैया मैं ऋषभ तुमने फोन किया मुझे? वो आस्था फोन के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते गलती से आपका स्पीड डायल नंबर दब गया, इसीलिए। हाँ हाँ, वो आस्था आस्था कैसी है ऋषभ? आस्था खुश तो है ना ऋषभ? उसको मेरा बहुत बहुत प्यार देना। जी वो मैं भी तुम्हें फोन करने वाला था ऋषभ। तुम्हें याद है ना कि हमें कल दुकान पर मिलना है बिजनेस के सिलसिले में? हाँ भैया, मुझे सब कुछ याद है, कुछ नहीं भूला मैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब टाइम पे आ जाएंगे। मैं इंतजार करूंगा। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। जी खुश रहो। हेलो। कमाल कर दिया बेटे, तुमने कमाल कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो। किस बात की बधाई दे रहे हैं आप मुझे? अरे तुम आश्चर्यचकित क्यों हो रही हो? आश्चर्य तो मुझे हुआ था बेटे, जब मुझे ये पता चला कि राठौड़ घराने की मालकिन बन चुकी हो तुम। सारा राजपाट तुमने अपने हाथों में ले लिया। कमाल कर दिया बेटे तुमने, कमाल। सच, तुमने हमारे सपनों को हकीकत की शक्ल दे ही दी। तीनों भाइयों को तुमने घर से निकाल बाहर कर दिया। बहुत अच्छा लगा बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल को जैसे सुकून आ गया। लेकिन एक बात बताओ बेटे, इतनी बड़ी खुशी की खबर तुमने अपने बाबा को बताई क्यों नहीं? हेलो, चुप क्यों हो गई बेटे? बताओ ना। इतनी खुशी के माहौल में तुम्हें अपने बाबा की याद नहीं आई? भूल गई तुम अपने बाबा को? वो भी उस बाबा को जिसने तुम्हें उस महल का रास्ता दिखाया। याद रखो मेनका, जिस राज गद्दी पे तुम आज बैठी हो ना, वो सब मेरी मेहनत का नतीजा है। समझ गई तुम? ये सब छोड़िए, मुद्दे पर आइए। बोलिए, क्या चाहिए आपको? क्या इतनी जल्दी भूल गई तुम, या भूलने का नाटक कर रही हो? भूल गई हमारे बीच क्या सौदा हुआ था? चलो मैं ही याद दिला देता हूँ। वो सरकारी जमीन के कागजात मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, वो भी धर्म जी के दस्तखत के साथ। देखो मेनका, तुम्हें जिंदगी में जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। सुख, चैन, दौलत सब कुछ है तुम्हारे पास, और मैं हूं रोज उधारी की किचकिच झेल रहा हूं। समझ गई तुम? ठीक है, मैं देखती हूँ। देखना नहीं है तुम्हें, करना है। किसी भी कीमत पर तुम्हें यह काम करना है। वो सरकारी जमीन ही मुझे कर्जे की दलदल से निकाल सकती है। और सुनो, कल मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। कल तक साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो सरकारी जमीन के कागजात मुझे चाहिए, और वो भी धर्म जी के दस्तखत के साथ। समझ गई ना तुम?
सर, इस महीने धर्मेंद्र ब्रदर्स का कुल प्रॉफिट हुआ है 75 लाख रुपए, जो कि पिछले महीने के कंपैरेटिवली 20% ज्यादा है। तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं इस प्रॉफिट को जॉइंट अकाउंट में जमा करवा दूंगा। नहीं मिश्रा जी, जो हमेशा होता है वो अब नहीं होगा। इस प्रॉफिट को 4 हिस्सों में बांटना होगा। हर एक के हिस्से की रकम तय करनी होगी। हमें एक नया फॉर्मेट बनाना होगा कि हर महीने किसे क्या मिलेगा। जी मिश्रा जी, वरुण ठीक कह रहा है। हम चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वरुण ही है और उसकी काबिलियत पर मुझे ज़रा भी शक नहीं है। तो जैसा वरुण कहता है आप उसे वैसा फॉर्मेट बना लेने दीजिए। जब पेपर्स तैयार हो जाएंगे तो मेरे पास ले आएगा, मैं साइन कर दूंगा। सर, तेरह लाख 13,000 डिवाइडेड बाय 4, ये शेयर्स की रकम 14,000। समझ क्यों नहीं पड़ रही यार। कोई फॉर्मेट क्यों नहीं बैठ रहा है? इस प्रॉफिट को 4 हिस्सों में बांटना होगा। हर एक के हिस्से की रकम तय करनी होगी। हमें एक नया फॉर्मेट बनाना होगा कि हर महीने किसे क्या मिलेगा। आंकड़ों को बांटना आसान है वरुण, खून के रिश्तों को कैसे बांटोगे? चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यूं लाइनें खींच के हम चारों भाइयों को बांट नहीं पाओगे तुम। याद है दादी साहब क्या कहा करती थी? हम चारों भाई रामायण की चौपाई की तरह हैं। चौपाई के शब्द अगर अलग अलग बांट दो तो चौपाई का क्या अर्थ रहेगा वरुण? हम चारों को बांट दोगे तो टूट जाएंगे हम वरुण, बिखर जाएंगे। वो सरकारी जमीन के कागजात मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, वो भी धर्म जी के दस्तखत के साथ। पायल के भेजे इन बंटवारे के कागज के साथ साथ ये जमीन के कागज भी धर्म से साइन करवा लूंगी। माफ करना धर्म, आज मैं आपके साथ ये आखिरी छल, आखिरी धोखा, पर क्या करूं, ये बहुत जरूरी है। मुझे इस सरकारी जमीन के पेपर्स पर आपकी साइन करवानी ही पड़ेंगी। पर आज एक बात का वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। फिर हम दोनों एक आदर्श पति पत्नी बन जाएंगे और जिंदगी भर खुशी के साथ रहेंगे। कौन से पेपर से जानकी और कहाँ से आए हैं?
पायल ने भिजवाया ये। वो उस दिन जो बंटवारा हुआ था उसमें ज्वेलरी, घर के बर्तन, बाकी सारी चीज़ों का जो हिस्सा किया था उसी के पेपर्स हैं ये धर्म। इसमें सारा हिसाब किताब है और ये पेपर्स आज ही साइन करके मंगवाए हैं उन लोगों ने। पता नहीं ऐसी कौन सी नाराजगी है उन लोगों को हमसे। घर छोड़ने के साथ साथ आंखों की शर्म भी छोड़ दी उन्होंने। बड़ों की इज्जत करना भी भूल गए वो लोग धर्म। और हम तो हमेशा अपनों की खुशी के लिए झुकते आए हैं। खैर, ये पेपर्स आज के आज साइन करके भेजने हैं हमें। सहन कीजिए धर्म, यही हमारा फर्ज है और यही उनकी खुशी है। यहाँ पर भी और ये आखिरी। हेलो आस्था, ये देखो ये किसका नंबर है? ये आपके बड़े ताऊ जी का नंबर है ना? चलो इन्हें फोन करो और हेलो बोलो। लो, हेलो बोलो। धर्म भैया, आप यहाँ आइए ना, आइए। अरे भैया, कैसे हैं? बैठिए ना भैया। अरे भैया के लिए अदरक वाली चाय लाओ ना। और हाँ, चाय के साथ मठरी लाना मत भूलना। भैया को चाय के साथ मठरी बहुत पसंद है। तुम्हें पता रानी, बचपन में ना जब घर पे मठरी नहीं हुआ करती थी तब भैया रोटी को खुद तवे पे सेक कर तब तक सेका करते थे जब तक रोटी मठरी नहीं बन जाती। है ना भैया? आस्था, बेटा कैसे हो तुम? देखो तुम्हारे ताऊजी तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। लो। अरे वाह, थैंक यू बोलो। श्लोक कैसा है भैया? ठीक है। वरुण, मैंने बंटवारे के सभी पेपर्स पर साइन कर दिया है जो पायल बहू ने भिजवाए थे। आज से हम सब अलग अलग हैं। कोई किसी के साथ नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। वैसे इसमें वो ऑफिशियल पेपर्स भी शामिल। अब तुम्हें उन ऑफिशियल पेपर्स के लिए या फॉर्मेट के लिए या बंटवारे के किसी भी पेपर्स के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। सारे पेपर्स मैंने करवा लिए।
भैया, हमारा श्लोक ठीक है ना? हाँ, और सब ठीक है रानी बहू। आप हमारे धर्म भैया और श्लोक को सच्चे दिल से प्यार करती हैं। आपने हमारे धर्म भैया का हाथ थामा है ना, इसलिए 100 खून माफ किए मैंने आपकी। लीजिए बाबा, ये जूस लीजिए। धन्यवाद। अरे वाह, चांदी के ग्लास में जूस, इसे कहते हैं। भाई कुछ भी कहो, तुम बिल्कुल महारानी जैसी लग रही हो बेटी। ऐसा लगता है जैसे सारी सत्ता तुम्हारे कदमों के नीचे है। वाह, इसे कहते हैं असली राजसी ठाट बाट। इतना बड़ा महल, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और फिर ऊपर से एक अच्छा और सुलझा हुआ पति और कन्हैया जैसा प्यारा बेटा। सब कुछ तो पा लिया बेटा तुमने, हाँ? ऐसे नहीं मिला सब कुछ। कई रातें आंखों में गुजारी है मैंने, दिन दिन भर मेहनत की है। आपका अच्छा है, बैठे बिठाई मिल जाएगा सब कुछ। खैर, इन पेपर्स पर धर्म से साइन करवा लिए मैंने। ये लीजिए। ये वही पेपर्स हैं जिन पर आपकी जान की बेटी जीते जी कभी साइन नहीं करवा पाती। उसके भरोसे तो आपकी उधारी की सांसें टूट ही गई होती अब तक। याद रखिएगा, मेरी वजह से आज आप खाकपति से करोड़पति बनने जा रहे हैं। आपकी फितरत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए जानना चाहती हूँ कि आप इन पेपर्स का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करने वाले ना? अरे बेटा लाओ यार। आपके लालच को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बहुत मुश्किल से मैंने अपने सपनों का संसार बसाया है। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे इस संसार में आपके बुरे कर्मों की वजह से कोई भी आंच आए। जानती हूँ कि वक्त के साथ साथ आपका लालच भी बढ़ जाएगा, इसलिए अपने इस लालच को आज यहीं रोक दीजिए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे बाप हूं तेरा, इस कंधे पे बिठाकर पूरी दुनिया दिखाई है मैंने तुम्हें, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही? बेटा, हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर बस जाए। मैं तुम्हारा घर भला क्यों उजाड़ूंगा? है? आपके मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए बस कीजिए। मैं आपको ये पेपर्स सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। आपके और मेरे बीच एक डील हुई थी। आपके और मेरे बीच की ये पहली और आखिरी डील है। आप आज के बाद मेरे घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, और आपको मेरे घर की दहलीज लांघना भी मना है। समझे आप? समझ गया बेटे, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब महारानी को हुक्म तो मैं टाल नहीं सकता। ला। रख दीजिए वहां और जाइए। मैडम जी, इसे पहन के आप जच रही, ऐसा लगता है कि आपके लिए ही बना है। इसका बिल दुकान पर भिजवा दीजिएगा। कोई बात, लाइए इसे पैक कर दूं। नहीं, पहन कर जाती हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। पायल, हमारी
गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही और उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। घर में ही है ना? भाभी वो यहीं होगी, रजनी के साथ बैठी होगी, कलरिंग कर रही होगी। एक वही तो है जिसके साथ उसका मन लगा रहता है, नहीं तो वो दिन भर श्लोक को याद करके रोती रहती है। उस बेचारी मासूम को क्या पता कि बंटवारा क्या होता है, और जब भाई भाई अलग होते तब क्या होता है। वो बेचारी तो बस आज भी सपनों में अपना वही घर ढूंढती है। अब यही घर तुम्हारा घर है, वो घर नहीं, समझी? और ज्यादा श्लोक किया ना तो कमरे में बंद कर दूंगी मैं। अब वो घर में दोबारा जाना मत, ये घर तुम्हारा घर है। निकल गया वो। अरे ठीक से जाके देखो ना जल्दी। पायल भाभी, आस्था कहाँ है? ये देखिए, मैं उसके लिए पजल लेके आई हूँ। रजनी, आस्था तो तुम्हारे साथ ही ना? नहीं तो? नहीं तो मतलब क्या? फिर कहाँ गई? आस्था, आस्था, गली गली में चोर और बदमाश घूमते रहते हैं। दिन दहाड़े वो चोर मेरा हार लेकर चला गया। कीड़े पड़ेंगे उसे, सड़ सड़ के मरेगा वो। अभी जाके पुलिस को फोन करती हूँ, पता चलेगा उसे भी। आस्था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लोग के साथ खेलने आई हूँ। किसके साथ आई हो तुम? मैंने तुमसे पूछा कोई आया है कि नहीं तुम्हारे साथ? किसके साथ आई हो? आस्था, 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 भैया आस्था कहीं नजर नहीं आ रही है, आप प्लीज पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। जी, रखती हूँ। भाभी क्या हुआ? भाभी प्लीज आप मेरी आस्था को ढूंढ दीजिए ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भाभी प्लीज। पायल, शांत रहो। मैंने अभी वरुण भैया से बात की है, वो पुलिस में भी इन्फॉर्म कर देंगे। हमारी आस्था कहीं नहीं गई है, मिल जाएगी। हेलो रानी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आस्था मेरे घर आई है, और वो भी अकेले। क्या हुआ भाभी? भाभी बताइए ना। जानकी भाभी का फोन था, हमारी आस्था हवेली पहुंच गई है। आस्था, आप ठीक हो? हाँ? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती भाभी? कितना कठोर दिल है आपका। इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची इतनी देर से धूप में बैठी हुई है, इसे अंदर भी नहीं ले सकती थी आप? देखो रानी, अब शगुनों की खातिरदारी नहीं होती हमारे यहाँ।
और जिसे तुम मासूम कह रही हो वो मेरे लिए अमंगल है। इसके कदम मेरे चौखट पर पड़ते ही मेरा लाखों का हार चोरी हो गया। अगर ये हवेली के अंदर चली आती तो जरूर कोई अनर्थ हो जाता, और मुझे मेरे घर में अनर्थ मंजूर नहीं है। बस जानकी भाभी, आपको जो कुछ भी हासिल करना था वो आप कर चुकी। आप हर वक्त क्यों मेरी गुड़िया को ऐसे धुतकारती रहती है? क्यों से अशुभ अशुभ कहती रहती है? क्या गुनाह किया इस बेचारी पे? आपके इसी शुभ और अशुभ के नाटक की वजह से हमारे घर की नींव खोखली हो चुकी है। पर एक बात जरूर याद रखिएगा जानकी भाभी, कि ये जिस पाप के रास्ते पर आप चल चुकी है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस वक्त आपके सामने सिर्फ आपके किए हुए कर्म आएंगे, वो कर्म जिससे आपने मेरा दिल दुखाया है। तब आपको एहसास होगा कि दूसरों को दुख, दर्द और पीड़ा देने का नतीजा क्या होता है। चलो आस्था, हम घर जाएंगे। चलो। अरे रानी, यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाके अपनी देवरानी के आंसू पहुंचो। जाओ जाओ चलो। मैं तो अपने परिवार को संभाल लूंगी। तरस तो आप पर आता है, दुख होता है आप पर। भाभी, आप नहीं जानती आप क्या कर रही हैं। आप जो कुछ भी कर रही हैं ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। भाभी, एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए हम तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन भगवान न करे कल आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई ना, तो आपको संभालने वाला और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल अकेली हैं। आज के बाद तुम ताईजी ताऊजी के घर कभी नहीं जाओगी, समझी? अब वो लोग हमारे रिश्तेदार नहीं है, अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा, समझ रही हो तुम? अब श्लोक तुम्हारा भाई नहीं है और वो लोग तुम्हारे ताईजी ताऊजी नहीं है। क्या कर रही हो पायल? सब कुछ खत्म हो गया। क्या हो? रजनी, इसे अंदर लेके जाओ। पायल, क्या हो गया तुम्हें? भाभी, तुम्हें क्या करूं? कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? क्यों नहीं समझती है? मैं उसे कैसे बताऊं कि अब हम सब लोग अलग अलग रहते हैं, हम अब साथ नहीं रहते। भाभी, हमारा बंटवारा हो चुका है, कैसे बताऊं मैं इसे? संभालो अपने आप को पायल। ये बंटवारे की बात, दिलों में दूरियां, वो तुम समझ सकती हो पायल, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो छोटी सी बच्ची, वो कैसे समझेगी ये सारी बातें पायल? तुम खुद ही सोचो, इतनी मासूम सी बच्ची, निश्चल दिल है उसका भी, एकदम पावन पवित्र, कहाँ ये बातें सोच सकती है? उसके मन में ना तो कोई छलावा है और ना ही कोई दिखावा। वो तो अभी भी उस घर को अपना ही घर समझती है। धर्म भैया, जानकी भाभी को वही ताऊ जी ताई जी समझती है। वो कहाँ समझेगी ये बातें पायल? काश के हमारा भी मन आस्था की तरह होता भाभी, किसी तरह का छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सबका मन कितना निश्चल होता, कोई तेरा मेरा अपना पराया ऐसा कुछ नहीं होता भाभी। तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती ना। इंस्पेक्टर, चंबल की गलियां और मधुपुर की गलियों में कोई फर्क नहीं रह गया क्या? दिन दहाड़े कोई आदमी मेरे गले से सोने का हार निकाल कर ले गया और आप कागजों में चोर को ढूंढ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी आपको आपका हार मिल जाएगा। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा। आइए बाबा जी। ये धर्म बाबा जी को लेकर क्यों आया है? जानकी, वो कल से तुम्हारे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, तो मैं बहुत घबरा गया और मैं बाबा जी को अपने साथ लिया। आइए ना बाबा जी, आइए विराज, आइए। बाबा जी, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कल से जानकी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही? पहले तो इसने मरा हुआ चूहा देख लिया, फिर इसके पांव में चोट लग गई, और थोड़ी देर हुई नहीं थी कि इसका मंगलसूत्र टूट गया। और आज तो हद ही हो गई बाबा जी,
इसका नया सोने का हार चोरी हो गया। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि सोने का खोना बहुत अशुभ माना जाता है। और ठीक सुना है तुमने, सोना खोना वाकई में अशुभ माना जाता है। इतना अशुभ कि कभी कभी तो परिवार में किसी का जीवन भी जा सकता है। बाबा जी ऐसा मत कहिए, कुछ कीजिए, कोई ऐसा इलाज बताइए इस समस्या का कि ना तो जानकी पे आंच आए और ना ही मेरे भाइयों पे। बताइए ना बाबा जी, मेरी तो चिंता बढ़ती ही जा रही है। मेरे अपनों की जिंदगी का सवाल है बाबा जी। आपके पास तो हर समस्या का इलाज है, बताइए ना बाबा जी। बाबा जी आप चुप क्यों हैं? जल्दी से कोई उपाय बताइए ना। वैसे ये मुहूर्त नहीं है कोई उपाय बताने का, पर फिर भी तुम कह रहे हो तो हम बता देते हैं। इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है। रविवार के दिन आप रवि पुष्य नक्षत्र में अपनी पत्नी के हाथों से 10.25 तोला सोने का दान करवाइए। फिर देखिए, जितने भी अशुभ तत्व है उनके फल शून्य हो जाएंगे। जी बाबा जी, मैं ये दान कर दूंगा। बस आप इतना बता दीजिए कि वो नक्षत्र कब है। कल। धर्म आप बहुत थक गए होंगे ना, आप फ्रेश हो जाइए। मैं तब तक बाबा जी से सोने के दान की विधि पूछ लेती हूँ। ठीक है, प्रणाम बाबा जी। हाँ मैं पूछ लेती हूँ, आप आ जाइए बाद में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सोने का दान? हाँ, पंडित की एक्टिंग करते करते अपने आप को पंडित समझने लगे हो क्या? जो भी मन में आता बक देते हो। पहले ही मेरे सोने का हार गुम हो गया है, ऊपर से सोने के दान की बात कर रहे हो। अरे पर मैं क्या करता? ये आपके पतिदेव तो मेरे सर पे तलवार लेके बैठ गए थे। अब इतनी मुसीबतें गिनाई कि क्या बताऊं। अब मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो किताब पढ़कर रट्टा लगा के आता हूँ। अब आज मेरे पास किताब नहीं थी तो जो भी दिमाग में आया बोल दिया। तो महंगी चीज का ही दान होता है क्या? अगर दान ही करवाना था तो कोई सस्ती चीज का नाम नहीं ले सकते थे? 10.25 तोला सोना, सोने का दाम मालूम है क्या आपको? बेवकूफ कहीं के नुकसान पर नुकसान करवा रहा है। ये सोना इन ब्राह्मणों में बांट दो और पैर छू के इनका आशीर्वाद ले। हेलो ब्रज गुप्ता जी, मैं बोल रहा हूँ कि
जो सरकारी जमीन धर्म जी के पास थी उस पर मैंने धर्म जी के हस्ताक्षर ले लिए। जी हाँ, वो सारे जमीन के कागजात मेरे पास है। आप बताइए, आपके पास कब आना है मुझे? क्या शाम को 6 बजे? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और हाँ, मेरे सारे पैसे तैयार रखिएगा, मैं आ रहा हूँ जी। ऐसा पानी डालो। जुग जुग जियो बेटी, भगवान आपकी सब मुरादें पूरी करे। आपके कितने सारे एहसान हैं हम पर। इस मधुपुर में आप ना होती तो पता नहीं हम गरीबों का क्या होता। डॉक्टर की फीस का इंतजाम करते करते शायद हम दम तोड़ देते। आपके रहने से हम सब का इलाज कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम गरीब पेशेंट्स आपको दिल से दुआ देते हैं बेटे। खुश रहो बच्चे, खुश रहो, खुश रहो बेटे। डॉक्टर साहब, बाहर एक पेशेंट है, वो बुरी तरह से खांस रहा है, जरा देख लीजिए उन्हें। चाहिए उन्हें अंदर बुलाइए ना। कौन है वो? पता नहीं डॉक्टर साहबा, हमें तो आदमी सड़क पर मिला था, बुरी तरह से खांस रहा था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद दम तोड़ देता। लगता है उसे अस्थमा है। अब जल्दी से उन्हें देख लीजिए, वरना वो मर जाएगा। आई बाबा, उठिए। इन्हें यहाँ बिठा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। अब कैसा लग रहा है पापा? अभी इंजेक्शन दिया है, 2-3 घंटे में आपको और आराम आ जाएगा। आप सोच रहे हैं कि एक बेटी ने दूसरी बेटी का घर बसाने की जगह तोड़ दिया, शायद इसीलिए आप नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। मैं जानती हूँ पापा आप क्या सोच रहे हैं। आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं ना। आप यही सोच रहे हैं ना कि मेनका जी की वजह से, आप तो जानते हैं कि हमारे घर का बंटवारा हो गया है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि घर का बंटवारा हो गया है, हम सब अलग हो गए हैं। लेकिन पापा, आप क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं? भगवान के बाद माँ बाप का ही आशीर्वाद मायने रखता है। और आप हमारे लिए हमारे पिताजी समान हैं। पापा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप राम जी से प्रार्थना कीजिए, मेनका जी को सद्बुद्धि दे, उन्हें वो समझ दे कि वो ये जान पाए कि दौलत सब कुछ नहीं है। दौलत तो आज है, कल नहीं। दौलत कई बार दुख भी दे जाती है, लेकिन अपने ही उस वक्त में हाथ थामे रखते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। जितनी जल्दी मेनका जी को इस बात के बारे में समझ आ जाएगी, उतनी जल्दी हमारा परिवार एक हो जाएगा। हम सब फिर से प्यार से इकट्ठे रहेंगे एक छत के नीचे।
हमारे परिवार की खुशियां फिर से लौट आएंगी पापा। हाँ बेटे, तुम्हारे एक एक शब्द को मैं भगवान के आगे रखूंगा और हमेशा यही दुआ मांगूंगा कि तुम्हारे घर में खुशियां फिर से आ जाए। जिस घर ने मेरे दोनों बेटियों को रिश्ते दिए, उनके लिए मैं दुआ कैसे ना मांगू। राठौर खानदान का एहसानमंद है ये बाप। अच्छा बेटे, मैं चलता हूं। वो बेटी, वो मेरा थैला कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे हाँ बाबा, मैं अभी देती हूँ आपको। ये तो अनर्थ हो गया। अगर रानी की नजर उन पेपर्स पर पड़ गई तो? पापा, आपसे एक विनती है। मैं जानती हूँ कि आपका ध्यान रखने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। आपको अपना खुद ही ध्यान रखना है, इसलिए जो भी दवा मैं आपको देती हूँ वक्त पर दवा लेते रहिए। लेंगे ना बाबा? हाँ बेटे। अरे बाबा, एक बार पेपर्स देख तो लीजिए। सड़क पे गिर गए थे, फैले हुए थे। वैसे तो वो लोग सारे पेपर्स ले आए हैं, लेकिन आप एक बार अपनी तसल्ली कर लीजिए। सब ठीक है बेटे। सब ठीक है। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। एक मिनट पापा। आशीर्वाद दीजिए। बेटे, सदा सुहागन रहो। चलता हूँ। ये लीजिए गुप्ता जी, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसे ही है। सारे कागजात हैं। जिंदगी में पहली बार अक्ल का काम किया है आपने। ये लो, आपके काम की कीमत पूरे 10 करोड़ रुपए है। जाइए और जाकर अपना सारा कर्जा चुकता कर दीजिए। क्या है ना कि पानी वो सब तो ठीक है गुप्ता जी, लेकिन याद रखिएगा ये सौदा कोई मामूली सौदा नहीं है। अगर इस सौदे की भनक किसी को लग गई ना तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप ध्यान रखना। आप खामोखा डर रहे हैं कामता प्रसाद जी। अरे हमारा तो रोज का काम है ये, आप चिंता मत कीजिए। अरे इस धंधे की बारीकियों पर ही तो रोटियां सेक कर खाते हैं। अव्वल तो इस डील की भनक किसी को नहीं होगी, और अगर गलती से हो भी गई तो आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। अरे इस तरह की मुसीबतों से निपटना खूब आता है। आप निश्चिंत होकर जाइए और मजे कीजिए। बहुत कड़की देख ली आपने। जी चल, धन्यवाद। चलता हूँ। हाँ। चलता हूँ मैं। अब मुझे धर्म के सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना होगा।
वरना फिर से बाबा जी को बुला कर लेकर आएंगे। और वो बाबा इस बार तो सोना दिलवाया है, पता चले अगली बार हीरे दिलवा देगा, पाखंडी कहीं का। वैसे इसमें उसकी भी गलती नहीं है, मैंने ये अंधविश्वास का जाल फैलाया है। मेरा फैलाया हुआ जाल मुझी पर भारी पड़ रहा है, ना चैन से सोने देता है ना जागने। जीना हराम कर दिया है इस अंधविश्वास ने। लगता है धर्म आ गया। अरे वाह, आज तो बहुत जच रही हो। कुछ खास है? पहले आप फ्रेश हो जाइए, बाद में बताती हूँ कि क्या खास बात है। चलिए ना जल्दी। आप पूछ रहे थे ना आज क्या खास बात है, तो आज हम कैंडल लाइट डिनर ले रहे हैं। कैसा है? अच्छा। धर्म राठौर, मैं क्राइम ब्रांच से हूं। हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। आप पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। पर इंस्पेक्टर साहब, कैसी धोखाधड़ी और किस जालसाजी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप देखिए, इतने भोले मत बनिए आप। कपड़ा बेचने और जमीन बेचने में काफी फर्क होता है। याद कीजिए, मंत्री जी ने सरकारी जमीन का एक बहुत बड़ा प्लॉट आपके नाम कर दिया था कि आप कुछ अच्छा काम करेंगे वहां पर, लेकिन आपने लालच में आकर वो प्लॉट मिस्टर ब्रिजभूषण गुप्ता को बेच दिया। ये गलत है इंस्पेक्टर साहब। मैंने उस जमीन को नहीं बेचा है, सरासर झूठ है ये। और उस जमीन को मैं बेच कैसे सकता हूँ? क्या हक है मेरा उस जमीन को बेचने का? वो तो सरकार की जमीन है। और इंस्पेक्टर साहब, ये ब्रिजभूषण गुप्ता कौन है? मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। ये देखिए, क्या सच है क्या झूठ, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और हाँ, आपके गुनाह का सबूत मैं साथ में लेकर आया हूं। ये देखिए, ये सिग्नेचर पहचानते हैं आप? आप ही के हैं ना? बोलिए आप। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सिग्नेचर तो मेरे हैं, पर ये कब और कैसे इन पेपर्स में आ गए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर मेरे साथ कोई धोखा हुआ है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जानकी मुझे गलत मत समझना। मैंने इन पेपर्स में साइन नहीं किए। मैं बेगुनाह हूं। कम से कम तुम तो मेरी बातों का यकीन करो। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहना होगा। आप चलिए मेरे साथ। अपनी सफाइयां और दलीलें आप अदालत में ही दीजिएगा, वहीं होगी आपकी सुनवाई। नहीं, ये निर्दोष है, इनकी कोई गलती नहीं है।
आप इन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते, मैं नहीं ले जाने दूंगी, प्लीज। देखिए, ये सरकारी मामला है, आप बीच में दखल मत दीजिए। हमारे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है, समझ गया? इन्हें मेरे साथ जाना ही होगा। चलिए आप। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं 2 मिनट के लिए अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ? ओके। जानकी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे, जब मैंने वो जमीन बेची नहीं तो कानून किस बात के लिए मुझे जेल में रखेगा? और राम जी के होते डर कैसा? राम जी पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जानकी, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा यह धर्म कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। तुम्हारे आंखों के विश्वास को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति है, जिसके सहारे मैं हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकता हूं। मिस्टर धर्म, चलिए प्लीज। धर्म, जानकी, अपना ख्याल रखना। आइए। हेलो। हेलो। अरे मेनका बेटी, कैसी हो तुम? बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। बस पापा, झूठ मत बोलिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने जमीन किसको बेची? आखिर किया क्या आपने उस जमीन का? मैंने आपसे कहा था ना, कुछ भी हो जाए धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। अरे वो जमीन किसी को बेचने से पहले कम से कम ये तो सोचा होता कि हमारा क्या होगा। पर बेटा, ऐसा हुआ क्या है? तुम खामोखा मुझ पर नाराज क्यों हो रही हो? क्या कर दिया मैंने ऐसा? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए बाबा आपको। आपकी वजह से आज धर्म को पुलिस पकड़ कर लेकर गई, वो भी धोखेबाजी और जालसाजी के केस में। क्या धर्म जी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? मैं कुछ नहीं जानती। आप अभी के अभी वहाँ जाइए और किसी भी हिसाब से मेरे धर्म को छुड़वा लाइए। बेटे बेटे, देखो सुनो मेरी बात। बेटा तुम चिंता मत करो, पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर उनकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। और देखना, 2-3 घंटे में धर्म जी तुम्हारे पास होंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये तुम्हारे बाबा का वादा है तुमसे, ठीक है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम सच कह रहे हैं ना? धर्म वापस आ जाएंगे ना? हाँ बेटा, हाँ। देखो विश्वास करो, मेरा पिता हूँ तुम्हारा। तुम अब आराम से सो जाओ, मैं धर्म जी को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारे घर, ठीक है?
का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? सर, मेरे पति धर्म राठौड़ कहाँ पर है? वो लॉकअप में है, बैठिए आप। लॉकअप में? उनकी जमानत नहीं हुई अभी तक? पर मेरे बाबा आए थे ना, मेरा मतलब कांता प्रसाद जी आए थे ना उनकी जमानत करवाने के लिए वकील को लेकर। यहाँ कोई नहीं आया, ना कांता प्रसाद जी आए ना ही उनके वकील। क्या? बड़े आश्चर्य की बात है कि राठौड़ परिवार का मुखिया आज जेल में है और किसी को अपने भाई का ख्याल भी नहीं। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने राठौर परिवार और उसके भाईचारे के बारे में बहुत कुछ सुना था। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। अगर बाबा यहाँ नहीं आए तो फिर कहाँ गए? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? किससे कहूं कि धर्म निर्दोष है? कौन यकीन करेगा मेरी बात पर? सर, मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? देखिए, क्राइम ब्रांच सेल है, आपके पति पर बहुत गंभीर आरोप है और मुजरिमों से मिलने का वक्त सुबह 8 से लेकर 8:15 तक का रहता है। इस वक्त आप नहीं मिल सकते उनसे। आप अभी जाइए, कल सुबह आप वक्त पर आ जाइएगा। बाबा का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? सर, अब तो मैं अपने पति से मिल सकती हूँ ना? आपको यहाँ साइन करना होगा। आप आइए मेरे साथ। जानकी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जानकी। यहाँ कभी कभी कोई ऑफिसर आता है, कभी कोई, अलग अलग सवाल पूछते हैं, अलग अलग इल्जाम लगाते हैं। जानकी, मैं कुछ देर और यहाँ रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा जानकी। ये बिना गलती की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगा जानकी। जानकी, मुझे यहाँ से बचा लो जानकी। जानकी, मैं ये नहीं रह पाऊंगा जानकी। मैडम, आपकी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है।
सर, मैं अपने वकील को ले आती हूँ, वो मेरे पति की जमानत करवा देंगे। मैडम, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये कोई छोटी मोटी चोरी चकारी का मामला नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, सरकारी जमीन बेची है, उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। समझ रही हैं आप? नहीं सर, तो आप कोई रास्ता बताइए जिससे मैं अपने पति को छुड़ा सकूं। देखिए, कोई भी खर्चा होगा, कुछ भी होगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जितना रुपया चाहिए ले लीजिए। मेरे पति निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सचमुच। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। देखिए, वो निर्दोष है या गुनहगार, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन आप ये जो पैसे देने की बात कर रही हैं मुझे ना, अगर ये बात आपने दोबारा कही तो मैं आपको अंदर कर दूंगा। समझ गई आप? हर कोई आपके पति की तरह पैसों का लालची नहीं होता है। अरे आपके पति जैसे लोग तो इस देश को बेच दे। और क्या कसर छोड़ी है आपके पति ने? सरकारी जमीन बेचकर खुद को बेगुनाह कह रहे हैं। जाइए जाइए, आप अपने घर जाइए और ये बात मान लीजिए कि आपके पति को उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। समझ गई आप? बाबा, मेनका तुम, वो मैं अभी क्राइम ब्रांच के ऑफिस से आ रहा हूँ, लेकिन वो क्राइम ब्रांच वाले तो कह रहे हैं कि बस झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आप कहीं नहीं गए, मैं जानती हूँ। अपने लालच के साथ यहीं पर है। स्वार का पर्दा डाल के रखा है आपने अपने पर। दूसरों के दुखों पर अपने सुख का पौधा लगा रहे हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? बस अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। आपने क्या किया क्या नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चुपचाप आप मेरे साथ चलिए और उस ऑफिसर से कहिए कि धर्म बिल्कुल निर्दोष है। जो कुछ भी किया है आपने किया है। चलिए बाबा, चलिए ना। क्या किया तुमने? आपने झूठ बोला मुझसे, धोखा किया आपने मेरे साथ बाबा, धोखा किया आपने मेरे साथ। आपकी लालच के कारण आज मेरा पति जेल में है। चंद रुपयों के कारण आपने अपनी बेटी के संसार में आग लगा दी। शर्म नहीं आती आपको? आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। बहुत ही नीच गिरे और लालची इंसान है आप। मैं मक्कार और गिरा हुआ लालची इंसान हूँ, लेकिन तुम क्या हो? हाँ, तुमने तो अपने सिंदूर में झूठ का रंग भरा हुआ है। अरे माना कि मैंने राठौड़ खानदान को धोखा दिया, लेकिन तुमने मुझसे ज्यादा नीच काम किया है। मैंने तो सिर्फ अपने दामाद को धोखा दिया ना, लेकिन तुमने अपने पति देव को धोखा दिया है। उस इंसान को धोखा दिया जिसने सिर्फ तुम्हें प्यार ही नहीं बल्कि एक रिश्ता दिया। उसके पैरों तले तुमने जमीन ही खींच ली। तुमसे बड़ा लालची और गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अरे जिस परिवार ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने उनकी छत छीन ली, बंटवारा कर लिया आपस में उनका। और तो और तुमने उस बेचारी रानी के साथ भी बहुत बड़ा फरेब किया। उस रानी के साथ जिसने सारा सच जानने के बावजूद तुम्हें जानकी भाभी के रूप में स्वीकार किया। सिर्फ अपने दिल में नहीं बल्कि अपने घर में उसने तुम्हें स्थान दिया। अब उसी रानी को तुमने बेघर कर दिया। वाह वाह मेनका वाह, बहुत ही महान हो तुम, बहुत महान। अरे दूसरों को दोष देने से क्या फायदा? तुमने तो अपने घर में खुद आग लगाई है। मैंने जो कुछ किया अपनी मजबूरी में किया, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने लालच और खुदगर्जी के चक्कर में किया है। अब तुम अकेले जश्न मनाओ अपनी इस खुदगर्जी के साथ। मैं तो चला। टैक्सी रुको। जिसने जो कर्म किया है फल वैसा उसे मिला है।
इस जीवन की तो यही रीत है। ओ समय पर जो जग जाए, गलती माने पछताए, उसकी तो हार में भी जीत है। ओ मन से जब पाप मिटेंगे, राम जी उसमें बसेंगे। लिखा है ये सारे वेदों की ऋचाओं में। ये आपको 2 मेडिसिन लिख के देती है, सुबह और शाम लीजिए, फिर 2 दिन बाद मुझे दिखाइएगा। मैं आपको बाद में अटेंड करती हूँ। प्लीज मेरे धर्म को बचा लो, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, प्लीज उसे बचा दो। भाभी संभालिए अपने आप को, बैठे ना। नहीं रानी, तुम्हारा कहा हुआ एक एक शब्द याद है मुझे। मैंने जो कुछ भी तुम लोगों के साथ किया है, उसके लिए मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए, मैं जानती हूँ। मेरा स्वाद तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी जहर बन गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किया, वो सब मैंने गलत किया है, मेरी गलती है। उन्होंने तो तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया। धर्म निर्दोष है, मेरे खातिर नहीं, अपने भैया के खातिर। प्लीज मुझे माफ कर दो। भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया था मुझे, लेकिन मैंने उसकी कदर ही नहीं की। आज भगवान का कहर बरसा है मुझ पर रानी। प्लीज मेरी मदद करो रानी, मैं मर जाऊंगी रानी। प्लीज भाभी बताइए तो सही, बात क्या है? रानी, धर्म को पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। तुम जानते हो ना, वो सरकारी जमीन जो मंत्री जी ने दी थी धर्म को, वो जमीन किसी ने पता नहीं धर्म के नाम पर बेच दी किसी और को, और इल्जाम धर्म पर आ गया। और मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए धर्म को जमानत भी नहीं मिल सकती। तो अब कभी कोई ऑफिसर आता है, कभी कोई, अलग अलग सवाल पूछते हैं, अलग अलग इल्जाम लगाते हैं। जानकी मैं कुछ देर और यहाँ रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, सरकारी जमीन बेची है, उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। चले जाइए मैडम, अपने घर जाइए, और ये बात मान लीजिए कि आपके पति को उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? वो जमीन तो धर्म भैया के नाम पे थी, फिर धर्म भैया के सिग्नेचर्स के बिना कोई वो जमीन कैसे बेच सकता है? और अगर वो जमीन बिकी है तो जाहिर सी बात है कि उन पेपर्स पर धर्म भैया के सिग्नेचर्स होंगे। वो सिग्नेचर्स वहां पे आए कैसे? खैर, ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, चलिए। सर, ये जरूर कोई साजिश है। धर्म भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। धर्म भैया किसी का हक नहीं मार सकते। वो ऐसे इंसान है जो अपने हिस्से की रोटी दूसरों को बांट देते हैं, तो वो जनता का हक छीने, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि ये इल्जाम सरासर झूठा है। आप प्लीज कुछ तहकीकात करवाइए। झूठे इल्जाम? देखिए ऋषभ जी, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन कानून जज्बातों पर नहीं चलता। आप अपने भाई को बेगुनाह साबित कर रहे हैं, जबकि कानून ने उन्हें मुजरिम साबित किया है। उन्होंने खुद जमीन के कागजात पर सिग्नेचर किए हैं, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो उन्हीं के सिग्नेचर्स हैं, और उन्होंने ही वो पेपर्स बनवाए हैं। अब आप ही बताइए, आप उन पर लगे सारे इल्जाम कैसे गलत साबित कर सकते हैं, जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं? ऐसे हालात में कोई कैसे मान सकता है कि मिस्टर धर्म निर्दोष है? फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी बात सही साबित हो जाए। इसलिए आपके कहने पर मैंने अपने ऑफिसर को उस पार्टी के पास भेजा है जहां पर मिस्टर धर्म ने डील साइन की थी। उनका नाम ब्रजभूषण गुप्ता है। हाँ, मैं ब्रजभूषण गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये जमीन वाला केस इस हद तक पहुंचा कैसे? क्या ऊपर से ऑर्डर आए हैं जांच के लिए? सीबीआई के हाथ में चला गया केस?
नमस्कार साहब। आपने मुझे नाचीज को याद फरमाया। आइए ब्रजभूषण जी। ये हैं धर्म जी के भाई ऋषभ, वरुण और जय। सुना है गुप्ता जी, प्रॉपर्टी डीलिंग में आपका बहुत बड़ा नाम है। आपकी कोई डील गलत साबित नहीं होती, पर इस बार लगता है आप मात खा गए। मैं कुछ समझा नहीं साहब। देखिए, धर्म जी के भाइयों का कहना है कि डील ना होकर एक धोखा है, एक साजिश है। उन्होंने इस तरह की कभी कोई डील की ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझ गरीब को इस झमेले में क्यों घसीट रहे हैं? धोखा तो असल में मेरे साथ हुआ है। देखो साहब, मैं हूं एक किसान आदमी। मुझे अपना नाम लिखने और खेती के अलावा और कुछ पता ही नहीं। मैं तो लोगों की बात पर विश्वास कर लेता हूं। मुझे क्या पता था कि इतने बड़े व्यापारी धर्म सेठ जिस जमीन का सौदा मेरे से करने आ रहे हैं वो सरकारी जमीन है। मैं तो विश्वास करके मारा गया साहब। धर्म जी ने मुझे अंधेरे में रखकर उस जमीन का सौदा मेरे साथ किया और बदले में पूरे 10 करोड़ रुपए ले लिए और बदले में मुझे ये कागज दे दिए। देखिए, ये कागज आपके सामने है। इस पर खुद धर्म जी ने अपने हाथ से दस्तखत किए हैं। दिखाइए इनको भी। ये देख लीजिए। और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? मैंने तो पूरी ईमानदारी से सौदे के बदले में 10 करोड़ रुपए दिए हैं। पूरे 10 करोड़ रुपए। साहब, मेरी तो जिंदगी भर की कमाई चली गई इस सौदे में। मैं ठहरा बाल बच्चेदार, मेरी पीठ में तो छुरा घोंप दिया। देखो साहब, वो जमीन तो है सरकारी, उसे तो सरकार ले जाएगी। और मेरा क्या? मेरे पैसे कौन देगा? मैं तो सड़क पर आ गया। ले ले जमीन सरकार, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए, बस। और वो भी 24 घंटे के अंदर। अगर वक्त पर मुझे मेरे पैसे ना मिले तो मैं धर्म जी के खिलाफ एक और केस ठोक दूंगा। ये मेरी धमकी नहीं है, ये मेरा फैसला है। ठीक है गुप्ता जी, हम देखते हैं। आप जाइए। देखा आप लोगों ने, सबूत के साथ साथ गवाह भी इनके खिलाफ है। और तो और ये गुप्ता भी 10 करोड़ रुपए डिमांड करके चला गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को जल्द से जल्द 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा, वरना ये गुप्ता कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जी सर, ये धर्म भैया से मिलने की स्पेशल परमिशन है, आप देख लीजिए। और ओके, आप लोग मिल सकते हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भैया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। हम जानते हैं आप निर्दोष हैं, आप कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आपको फंसाया जा रहा है, हम सब ये मानते हैं। आप बस हिम्मत रखिए। आप ही ने सिखाया ना भैया कि झूठ के बीचों बीच सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो बस हम भी सच पता लगा के रहेंगे। भैया, आप बहुत जल्द अपने घर में होंगे। बहुत मुश्किल है मेरे यहाँ से बाहर निकल पाना। रह के मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि पता नहीं कब, कैसे और किसने उन पेपर्स पर मेरे साइन ले ली। पता नहीं वो कौन था जिसने मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी पर धोखेबाजी का इतना बड़ा धब्बा लगा दिया। उसकी एक साजिश ने मुझे इतना बड़ा गुनहगार बना दिया। बहुत वक्त लगेगा मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने में। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं करते। आप निर्दोष हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया। भैया देखिएगा, बहुत जल्द आप यहाँ से रिहा हो जाएंगे। भैया, सच्चाई हारती नहीं है ना, सच्चाई को कभी सजा नहीं होती। मुझे
तुम जैसे भाई मिले जो सहारे के साथ साथ हिम्मत देना भी जानते हैं। वाकई मेरे छोटे भाई बड़े हो गए। मेरी एक विनती है तुमसे कि जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल जाता तुम सारे गिले शिकवे भूलकर जानकी भाभी और श्लोक का ख्याल रखना। इस वक्त जानकी बहुत अकेली होगी, उसे सहारे की जरूरत होगी। वो भले ही ना कहे ऋषभ, पर मैं जानता हूं कि उसे इस वक्त अपने परिवार की जरूरत है। बातों को भुलाकर तुम भी अपनी भाभी को हौसला दो, उसे हिम्मत दो कि वो ऐसे वक्त में भी अपने आप को अकेला न समझे। कोई अकेला नहीं है। आप जानकी भाभी और श्लोक की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम सब हैं, हम सब साथ हैं भैया, कोई अकेला नहीं है। टूटी कड़ियां फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियां हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियां फिर से बंध गई वो लड़ियां, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में।